हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हम अपना बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। आपको पता है बायोलॉजी में हमें टोटल 21 यूनिट दी गई है, जिसमें से 11 यूनिट जो है वो आपकी NCERT की है और 10 यूनिट जो है वो ग्रेजुएशन की है। मैं आपको ग्रेजुएशन के 6 यूनिट कंप्लीट करा चुकी हूँ, जो है सेरिकल्चर, इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज, बोन एंड कार्टिलेज, अप्लाइड जूलॉजी, एक्वेटिक बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। इन सारी यूनिट्स के नोट्स भी मैं आपको कंबाइंड फॉर्म में प्रोवाइड कर चुकी हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और वहाँ पर आपको ये सारे लेक्चर्स के नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा हम अपनी जो करंट यूनिट कर रहे हैं ग्रेजुएशन की, वो है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर मैं आपको मैक्रो एवोल्यूशन करा चुकी हूँ, एक्सटेंशन करा चुकी हूँ, एंजाइम्स का टॉपिक करा चुकी हूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स करा चुकी हूँ, डाइजेशन का टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और आज हम कवर करेंगे ब्रीदिंग यानी कि रेस्पिरेशन के बारे में आज हम कवर करेंगे। उसके अलावा आपको जो 11 यूनिट्स अपनी NCERT से कवर करनी थी, वो सारी की सारी यूनिट भी मैंने आपको कवर कराई है। उसके अलावा केमिस्ट्री की मैन मेड मटेरियल, फिजिक्स की सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स केमिस्ट्री की जो यूनिट है वो भी मैंने आपको कंप्लीट कराई है। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और हर एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्मल भाषा में जब हम बात करते हैं तो ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, CO2 को बाहर छोड़ रहे हो। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से जो गैसेस को आप एक्सचेंज कर रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर क्या एंटर कर रहा है, ऑक्सीजन एंटर कर रहा है और आपकी बॉडी के अंदर से क्या बाहर जा रहा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। अब हमारे पास है ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अब वो ऑर्गेनिज्म है ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं ब्रीदिंग के प्रोसेस के लिए। तो हमारे जो बहुत ही बेसिक एनिमल्स है, जैसे कि हमारे स्पॉन्जेस है, सीलेंट्रेटा है, फ्लैटवर्म्स है, वो क्या करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू ही ब्रीदिंग कर लेते हैं। उसके अलावा जो हमारे अर्थवॉर्म्स है वो क्या करते हैं, स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। हमारे जो इंसेक्ट्स है वो ट्रैकियल ट्यूब्स और स्पाइरिकल्स की मदद से ब्रीदिंग कर सकते हैं। हमारा जो फ्रॉग है, फ्रॉग क्या करता है, हमारा मेंढक क्या करता है, उसके पास लंग्स भी प्रेजेंट है, उसके थ्रू भी वो ब्रीदिंग का प्रोसेस कर सकता है। और जो उसकी स्किन होती है, अगर आप उसकी स्किन को देखोगे ना, बहुत ही मॉइस्ट होती है, बहुत ही गीली गीली दिख रही होती है। मेंढक की जो स्किन होती है उसके थ्रू भी वो ब्रीदिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। हमारी जो फिशेज होती हैं, जो क्या करती है, हमारे पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करती है। उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स उसकी मदद करते हैं ब्रीदिंग के प्रोसेस में। उसके अलावा मैमल्स यानी कि हमारी बात हो रही है, रेप्टाइल्स की बात हो रही है, एविस यानी कि बर्ड्स की बात हो रही है, इन सब के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्रीदिंग के प्रोसेस के लिए लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और हमारे जो प्लांट्स हैं वो गैसेस एक्सचेंज किसकी मदद से करते हैं, स्टोमेटा की मदद से करते हैं, ठीक है। तो आपसे ना एग्जाम में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है, आपको है ना मैच दी फॉलोइंग करने के लिए दिया जाता है। तो मैच दी फॉलोइंग में आपको ये सब कुछ दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि किसके पास ब्रीदिंग करने के लिए क्या मेथड प्रेजेंट होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्लांट्स के पास स्टोमेटा होते हैं, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं, फिश के पास गिल्स होते हैं, फ्रॉग के पास लंग्स और स्किन दोनों होते हैं, अर्थवॉर्म हमारा स्किन के थ्रू ब्रीथ कर सकता है, इंसेक्ट जो है वो ट्रैकियल ट्यूब और स्पाइरिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे जो बेसिक एनिमल्स हैं, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा एंड फ्लैटवर्म्स, वो सिंपल बॉडी सरफेस के थ्रू ही, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही ब्रीदिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा ह्यूमंस के अंदर जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, हमें आज क्या पढ़ना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो आपको पता है, आप जो अपनी सांस अंदर ले रहे हो, बाहर ले रहे हो, किसकी मदद से लेते हो, अपने नाक की मदद से लेते हो, नोज की मदद से लेते हो। तो अगर आप अपने नाक को ध्यान से देखोगे तो आपको दो होल्स नजर आते हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं, पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स बुलाते हैं। अब इन पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स की मदद से एयर आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है। अगर आप और ध्यान से अपने नाक को देखोगे तो यहाँ पर है ना आपको छोटे छोटे हेयर्स नजर आएंगे और बहुत सारा म्यूकस भी बन रहा होता है आपके नाक के अंदर। अब इनका कुछ तो रोल होगा, नेचर ने जो भी चीज़ की है ना उसका कोई ना कोई रोल है। तो हमारे नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है, उनका पर्पज़ ये होता है कि एयर के साथ अगर गलती से कोई जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, कोई डस्ट हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, उसको ये हमारे जो हेयर्स प्रेजेंट है हमारे नोज के अंदर, नॉस्ट्रिल्स के अंदर, ये उनको ट्रैप कर लेते हैं ताकि वो हमारे लंग्स तक ना पहुंच पाए। उसके बाद आपके नॉस्ट्रल्स कहाँ पहुंच जाते हैं, नेजल चैम्बर में पहुंच जाते हैं, किसकी मदद से, नेजल पैसेज की मदद से। अब हमारा जो नेजल चैम्बर है वो किसके अंदर खुलता है, फेरिंग्स के अंदर खुलता है। फेरिंग्स हम किसको बुलाते हैं, हमारा फूड पाइप और एयर विंड पाइप, दोनों के दोनों का जो कॉमन पैसेज है उसको हम क्या बुलाते हैं, फेरिंग्स बुलाते हैं। फेरिंग्स उसके बाद कहाँ पर ओपन होता है, लैरिंग्स में ओपन होता है।
जिस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। अब हमारा लैरिंग्स क्या है, तो लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लैरिंग्स जो है वो कार्टिलेजियस बॉक्स है, जो हमारी है ना, जो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो वो मैं किसकी मदद से बना पा रही हूँ, अपने लैरिंग्स की मदद से बना पा रही हूँ। ठीक है, तो आप अपनी जो वॉइस आपकी बाहर आती है वो किसकी मदद से बाहर आती है, साउंड प्रोडक्शन जो हमारा पूरा का पूरा हो रहा होता है वो किसकी मदद से हो रहा होता है, लैरिंग्स की मदद से हो रहा होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहले नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर आपके नाक के अंदर एंटर करेगी, उसके अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल है, हार्मफुल सब्सटेंसेस है, उन सबको हमारे जो म्यूकस और हेयर पार्टिकल्स है उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा जो एयर है वो कहाँ पर पहुँच जाती है, फैरिंग्स में पहुँच जाती है, और फैरिंग्स के बाद कहाँ जाती है, लैरिंग्स के अंदर जाती है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ये है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपको एपिग्लॉटिस दिखाई दे रहा है, उसके बाद आता है लैरिंग्स जिसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, उसके बाद हमारा ट्रैकिया है, उसके बाद क्या है, हमारे 2 लंग्स प्रेजेंट है। हमारे लंग्स के बाहर आपको एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है जिसका नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन, और बहुत छोटे छोटे बेलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। आपकी जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर एक फ्लूइड फील्ड है जिसका नाम है प्लूरल फ्लूइड। उसके अलावा आपको ब्रोंक्यूल्स नजर आ रहे हैं, नीचे आपको डायफ्राम नजर आ रहा है। ठीक है, और ये हमारे ब्रोंकस है। अब एक एक करके हम इन सबको पढ़ेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये जो सब कुछ प्रेजेंट है, इनके रोल्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। तो आपको पता है, जब कोई भी चीज़ आप खा रहे होते हैं, ठीक है, अगर आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो आपका जो खाना है वो गलती से आपके विंड पाइप में ना चला जाए, तो एक कार्टिलेजियस फ्लैप आपके पास प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, एपिग्लॉटिस बुलाते हैं। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, आपका जो विंड पाइप है उसको कवर कर देता है, ताकि गलती से जो खाना है वो किस में ना पहुंच जाए, आपके विंड पाइप में ना पहुंच जाए, आपके लैरिंग्स में फूड की एंट्री ना हो। उसके लिए क्या प्रेजेंट होता है, एपिग्लॉटिस, एक कार्टिलेज से बना हुआ फ्लैप, एपिग्लॉटिस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ट्रैकिया। तो ट्रैकिया जो है वो स्ट्रेट ट्यूब है जो कहाँ से स्टार्ट होती है, मिड थ्रोइक कैविटी तक एक्सटेंड करती है, और उसके बाद जब आपकी 5th थ्रोइक वर्टिब्रेट आता है तो ये किस में डिवाइड हो जाती है, प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। देखो इसको दोबारा से ध्यान से देखो, आप देख रहे हो ट्रैकिया तक वो पहुंच रही है, उसके बाद वो किस में डिवाइड हो गई है, ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई है। ठीक है, अब ये जो हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई है, इसमें और ज्यादा रिपीटेड डिवीजन देखने को मिलता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और एंड में ये किस में एंटर कर रहे होते हैं, वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। दोबारा से इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है, ब्रोंक्यूल दिखाई दे रही है, यानी कि सबसे पहले ट्रैकिया आपका आ रहा था, 5th मिड कैविटी से वो डिवाइड हो गया किसमें, प्राइमरी में, फिर उसके बाद सेकेंडरी में, टर्शरी में, और उसके बाद लास्ट में आपको जो एंड टर्मिनल दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बुलाते हैं, ब्रोंक्यूल बुलाते हैं। अब ये जो हमारे ट्रैकिया है, हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, इन सब को सपोर्ट करती है कौन, हमारी कार्टिलेजियस रिंग्स। ठीक है, एक इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग जो आपको दिखाई दे रही है, ये इन सबको सपोर्ट करने का काम करती है। उसके बाद जो आपका टर्मिनल ब्रोंकाइल है वो बहुत ही पतले पतले, वेरी थिन, इरेगुलर वॉल्ड वस्कुलराइज्ड बैग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, एल्वोलाई बुलाते हैं। ठीक है, अब आपकी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गए, उसके बाद वो ब्रोंकाइल्स बन गए, और ब्रोंकाइल्स किस में डिवाइड हो गए, एल्वोलाई में डिवाइड हो गए। ये जो सारा का सारा नेटवर्क है, ये मिलके किसको बनाता है, हमारे लंग्स को बनाता है। ये देखिए, आपको यहाँ पर क्या दिखाता है, एपिग्लॉटिस है जो एक कार्टिलेजियस फ्लैप है, जो क्या करता है, आपके लैरिंग्स के अंदर आपका फूड एंटर ना कर जाए, इसलिए ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपका लैरिंग्स आता है, उसके बाद आपका ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया किस में डिवाइड हो जाता है, प्राइमरी में, प्राइमरी किस में डिवाइड हो जाता है, सेकेंडरी में, सेकेंडरी किस में डिवाइड हो जाता है, टर्शरी में। उसके बाद क्या बनते हैं, ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, और ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारे क्या बनते हैं, एल्वोलाई बनते हैं। ये जो हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। अब ये तो थे हमारे लंग्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। अब हमारे लंग्स के बाहर आपको मैंने बताया कि एक आउटर कवरिंग है, एक डबल लेयर की आउटर कवरिंग है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, प्लूरा बुलाते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि लंग्स की जो आउटर कवरिंग है वो सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डबल मेम्ब्रेन है। उसके बाद पूछा जाता है, इस लेयर का नाम पूछा जाता है, तो आपको इस लेयर का नाम मालूम होना चाहिए कि इसका नाम है प्लूरा। प्लूरा के अंदर है ना प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, ताकि कभी भी है ना कोई भी फ्रिक्शन हो रहा हो तो आपके लंग्स जो है उन पे डायरेक्टली असर ना जाए, पहले सारा का सारा असर जो जाए वो किस पे जाए, इस फ्लूइड पे जाए, यानी कि आपके लंग्स जो है वो कोलैप्स ना करे, उनको प्रोटेक्शन मिले। अगर कोई भी इंजरी हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप गिर रहे हो, तो एकदम से सारा का सारा जो शॉक है उसको कौन एब्जॉर्ब कर जाए, हमारा प्लूरल फ्लूइड एब्जॉर्ब कर जाए। ठीक है, उसके अलावा अगर आप अपने लंग्स को देखोगे ना, कभी भी आप अपने लंग्स को फील करने की कोशिश करोगे, तो वो एक एयर टाइट चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है।
ठीक है। यहाँ पर आपका एक पूरा थ्रोइक चैम्बर बन रखा है जिसको किसने कवर कर चुका है, पीछे तो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, आगे क्या है, एक पूरा का पूरा रिब केज बना हुआ है। और रिब केज का फंक्शन ही क्या होता है, हमारे जो लंग्स है, हमारा जो हार्ट है, उसको प्रोटेक्टेड रखना। ठीक है। नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक डोम शेप का डायफ्राम दिखाई दे रहा है। देखो ऊपर से साइड में क्या है, बहुत सारी रिब केजेस है। आपको पता है टोटल हमारी 24 रिब केजेस होती है जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। पीछे अगर आप देखोगे बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम है, और नीचे से अगर आप देखोगे जहाँ से आपकी एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट होती है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम प्रेजेंट है। तो इन सब ने क्या बना रखा है, एक एयर टाइट चैम्बर बना रखा है जिनका मेजर रोल क्या होता है, आपके जो लंग्स होते हैं ना वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी होते हैं, बेलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उनके अंदर है ना एयर फिल्ड रहती है, वो कोलैप्स भी कर सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे जो एयर टाइट चैम्बर बना हुआ है ये इनको कोलैप्सिंग से बचाता है। उसके अलावा आपका जो हार्ट है वो भी मस्कुलर ऑर्गन है, उसको भी इंजरी से बचाने का काम कौन करता है, हमारा रिब केज करता है। अब उसके बाद हमें देखना है कि हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, हमारे लंग्स के अंदर एयर पहुंच गई है, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो ब्रीदिंग, और जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो क्या होता है, आपके अंदर एंटर कर जाती है, यानी कि आपकी जो ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, और आपकी बॉडी के अंदर जो भी CO2 है वो क्या हो रही है, बाहर रिलीज आउट हो रही है। ठीक है। अब आपकी जो एल्वेलाई मेम्ब्रेन है उसमें क्या हो रहा है, O2 एंड CO2 के बीच में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है। अब ये जो गैसियस एक्सचेंज है हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। ब्लड का रोल क्या होता है, उस हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, हमारे सारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। ठीक है। ब्लड और टिश्यू के बीच में O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन हो रहा होता है। ठीक है। और क्या होता है, जो हमारी सेल्स है, टिश्यूज है, वो क्या करते हैं, O2 को इस्तेमाल कर लेते हैं, और जितना भी फालतू CO2 उसके पास प्रेजेंट था वो क्या करते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है। तो ब्रीदिंग में है ना दो मेजर स्टेप्स है, एक है इंस्पिरेशन और एक है एक्सपीरेशन। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है उसको आप अपने बॉडी के अंदर लेते हो, अपने नाक के थ्रू आप है ना एयर को अंदर ले रहे हो। ठीक है। तो क्या होगा, आपके लंग्स के अंदर जो है प्रेशर एयर का वो कम होगा, और बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर का जो बाहर प्रेशर है वो बहुत हाई होगा। और आपको पता है चीजें कहाँ मूव करती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करती है। अब मेरी बॉडी के अंदर, मेरे लंग्स के अंदर एयर कम है, और बाहर जो एयर है उसके अंदर एयर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो क्या होगा, बाहर की जो एयर है वो कहाँ पर मूव करेगी, जहाँ पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है, यानी कि वो मेरी बॉडी के अंदर मूव करने की कोशिश करेगी। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं। अब एक्सपिरेशन में क्या होता है, एल्वलाई के अंदर है ना जो एयर प्रेजेंट है वो बाहर रिलीज आउट होती है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, अब आपका इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि आपके लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर एयर का प्रेशर कम है। तो क्या होगा, अब आपकी जो जितनी भी एक्स्ट्रा एयर है, CO2 है, वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो इंस्पिरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं। एक्सपिरेशन के दौरान हम क्या करते हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा एयर है उसको हम बाहर रिलीज आउट कर देते हैं। इंस्पिरेशन में आप O2 को अंदर ले रहे हो, एक्सपिरेशन में आप CO2 को बाहर छोड़ रहे हो। अब इस पूरे प्रोसेस में आपकी मदद कौन करता है, इंटरकोस्टल मसल, रिब्स एंड डायफ्राम। ये सब हमारे इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के प्रोसेस में हमारी मदद कर रहे होते हैं। अब किस तरीके से मदद करते हैं वो देखते हैं। ये आपका लंग्स का पूरा रीजन है। तो क्या है, पहला प्रोसेस है इंस्पिरेशन। अब क्या होगा, एयर जो है वो आपके लंग्स के अंदर एंटर कर रही है, क्योंकि अंदर लंग्स के अंदर जो प्रेशर था एयर का वो कम था। इस सिचुएशन में क्या होता है, आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जो आपके थोरेक्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, और आपके जो रिब्स एंड स्टर्नम वाला एरिया है वो रेज्ड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एयर अंदर आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन बोलते हैं। इसका टोटल अपोजिट हो रहा होता है जब एक्सपिरेशन का प्रोसेस होगा। तो एक्सपिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, एयर जो है वो लंग्स को छोड़ के बाहर जा रही है। यहाँ पर आपका थोरेक्स का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, आपके जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाते हैं, और रिब्स और स्टर्नम जो है वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट है तो उस टाइम क्या हो रहा होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमारे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम इंस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, और जब हमारे डायफ्राम रिलैक्स करते हैं तो एक्सपिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। इंस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है, आपके लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम है। एक्सपिरेशन के दौरान क्या होता है, आपके लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर हाई है और बाहर एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर कम है, इसलिए एयर बाहर की तरफ मूव कर रही है। उसके बाद आते हैं
जहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है इंस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। तो सबसे पहले तो एग्जाम में 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है कि एवरेज ह्यूमन ब्रीदिंग रेट क्या है। तो आप अगर देखोगे ना, कभी आप अपनी ब्रीथ रेट अगर काउंट करोगे तो 1 मिनट में आप 12 से 16 के अराउंड टाइम ब्रीथ कर रहे होते हो, ठीक है। तो 12 से 16 टाइम्स हमारा एवरेज ह्यूमन ब्रीदिंग रेट है। उसके बाद क्या होता है, अगर आप है ना मेजर करना चाहते हो एयर का जो वॉल्यूम है, ब्रीदिंग मोमेंट के दौरान जो एयर का वॉल्यूम है उसको आप मेजर करना चाहते हो, तो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है स्पायरोमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ इंस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ने हैं जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है उतनी एयर जो आपने इंस्पायर की या फिर एक्सपायर की किसके दौरान, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन जो आप कर रहे हो। तो यानी कि आपको पता है 1 मिनट के अंदर आप सांस अंदर भी ले रहे हो बाहर भी छोड़ रहे हो, अंदर भी ले रहे हो बाहर भी छोड़ रहे हो, ये पूरा का पूरा जो एक नॉर्मल प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। 6000 से लेके 8000 ml की जो एयर पर मिनट क्या कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है या फिर एक्सपायर कर सकता है, ठीक है। ये है हमारा टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद आता है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो IRV की फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है, अब एक तो नॉर्मल एयर थी जो मैंने अंदर ली जिसको हम इंस्पिरेशन बोल रहे हैं, अब और कितनी एक्स्ट्रा एयर मैं अंदर ले सकती हूँ, क्या करके, फोर्सिबल, जबरदस्ती मैं ऐसे सांस लेने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल वॉल्यूम जो एयर का मैं फोर्सिबल इंस्पिरेशन के थ्रू अंदर ले सकती हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, जो 2500 ml से 3000 ml के बीच में हो सकती है, ठीक है। जो आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, जो पता भी नहीं चल रहा, आपको नहीं पता चल रहा, मुझे नहीं पता चल रहा, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। उसके बाद जबरदस्ती करके हम कितनी सांस और अंदर ले सकते हैं उसको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। उसके बाद आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है, अब आपने अंदर जबरदस्ती जितनी ली थी, अब जबरदस्ती आप कितनी बाहर छोड़ सकते हो, फोर्सिबल एक्सपिरेशन के थ्रू आप रिलीज कर रहे हो, कितनी ज्यादा आप बाहर रिलीज कर सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। जो किसके बीच में होती है, इसकी वैल्यू 1000 ml टू 1100 ml के बीच में इसकी वैल्यू होती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम होता है आप नॉर्मल कितनी एयर को इंस्पायर कर सकते हो, एक्सपायर कर सकते हो। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है आप जबरदस्ती और कितनी एयर अंदर ले सकते हो इंस्पिरेशन के थ्रू। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है आप कितनी एयर जबरदस्ती और बाहर छोड़ सकते हो। उसके बाद आता है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी आपने जो जबरदस्ती फोर्सिबल एक्सपिरेशन किया, यानी कि बाहर आपने जबरदस्ती जितनी सांस छोड़ी, उसके बाद जो एयर का वॉल्यूम आपके लंग्स के अंदर बचा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम, बचा कुचा, ठीक है। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है, रेजिडुअल को अगर आप इंग्लिश में देखते हो तो आपका जितना बच गया है, ठीक है। तो जबरदस्ती सांस बाहर छोड़ने के बाद जितना वॉल्यूम मेरे लंग्स के अंदर बचा है उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ये 1100 ml से लेके 1200 ml के बीच में हो सकता है। उसके बाद आती है हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो एक नॉर्मल एक्सपिरेशन जो मैंने अभी किया, ठीक है, एक तो था फोर्सिबल एक्सपिरेशन, उसके अलावा जो आप नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हो, जो नॉर्मली आप सांस बाहर छोड़ रहे हो, उसके बाद जितना वॉल्यूम आप इंस्पायर कर सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं, जिसके अंदर दो चीजें इंक्लूडेड होती है, एक तो है हमारा टाइडल वॉल्यूम और एक है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बनाते हैं। उसके बाद आता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो कितनी, एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितनी एयर जो है वो बाहर एक्सपायर कर सकता है, उसको हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। इसके अंदर हमारा क्या इंक्लूड किया जाएगा, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। फिर आता है हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। अब आपने जो नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, नॉर्मल सांस लिया, उसके बाद जितनी एयर आपके लंग्स में बच गई है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। इसके अंदर हमारा ERV और RV गिना जाता है, यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है हमारा और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है, इनको हम काउंट करते हैं। उसके बाद आता है वाइटल कैपेसिटी। अब आपने जबरदस्ती बाहर जितना सांस छोड़ा था, उसके बाद है ना आप कितना मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो अंदर ले सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। इसके अंदर आपका ERV आता है, टाइडल वॉल्यूम आता है और IRV आता है, ठीक है। फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद कितना मैक्सिमम वॉल्यूम आपकी बॉडी के अंदर बच गया है। उसके बाद आता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो फोर्स्ड इंस्पिरेशन करने के बाद, जबरदस्ती सांस अंदर लेने के बाद कितना जो एयर का वॉल्यूम है वो आपके लंग्स के अंदर बच गया है, उसको हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, जिसके अंदर आपका रेजिडुअल वॉल्यूम भी आएगा, ERV भी आएगा, टाइडल वॉल्यूम भी आएगा और IRV भी आएगा, ठीक है। उसके बाद होता है हमारी बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्राइमरी साइट क्या है हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पर
गैसेस का एक्सचेंज टेक प्लेस करता है तो वो है एल्वोलाई। आपके लंग्स के अंदर जो टर्मिनल बैलून लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाए थे जिनको हम एल्वोलाई बोलते हैं, यहाँ पर हमारा सारा का सारा गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा एक्सचेंज कहाँ पर हो रहा होगा, हमारा जो ब्लड है और टिश्यू है। देखो हमारा ब्लड है ना, किसी टिश्यू के पास गया, उसने बोला, टिश्यू ने बोला कि मैंने तो है ना सारा का सारा ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लिया है, मेरे पास तो अब CO2 बच गया है। तो ब्लड ने उसे क्या बोला कि ठीक है, तुम सारा का सारा जो अभी CO2 रिच तुम्हारे पास बच गया है वो मुझे दे दो, मैं अभी तुम्हारे लिए ऑक्सीजन फिल करके लाता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, O2 एंड CO2 जो है सिंपल डिफ्यूजन भी हो रहा होता है एज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे, यानी कि अगर कहीं पे O2 ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, कहीं पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे O2 बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर है ना सिंपल डिफ्यूजन भी हो रहा होता है। अब सिंपल डिफ्यूजन में है ना कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनमें से एक फैक्टर होता है आपकी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है, यानी कि O2 एंड CO2 की सॉल्युबिलिटी क्या है। उसके अलावा जिस मेम्ब्रेन के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है उनकी थिकनेस क्या है। ठीक है, अब ये देखो, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर है ना ब्लड क्या लेके आया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आया है। अब इसके अंदर है ना, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन की बहुत कमी है, लेकिन हमारी एल्वोलाई के पास इससे अपोजिट रिएक्शन है। एल्वोलाई के पास O2 बहुत ज़्यादा है और CO2 बहुत कम है। अब वो क्या करेगी, इसने इसका CO2 लेना शुरू कर दिया एल्वोलाई का, इस टिश्यू के अंदर जो ब्लड लेके आया था, और इसके अंदर है ना O2 फिल करना शुरू कर दिया। अब हमारा ब्लड क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया है इसको जाकर उस टिश्यू के पास पहुंचाएगा जहां से ये इसको लेकर आया था। ठीक है, इस तरीके से पल्मोनरी गैसेस एक्सचेंज चल रहा होता है। पहले हार्ट के पास हमारा ब्लड क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके पहुंचता है, फिर वो इसको कहाँ भेजने को बोलता है कि लंग्स के पास लेके आओ, वो ऑक्सीजन को फिल करेगा। अब जब वो लंग्स के पास लेके आता है तो एल्वोलाई क्या करती है, उसके अंदर से जितना भी CO2 है उसको ले लेती है और उसके अंदर ऑक्सीजन फिल करना स्टार्ट कर देती है। और ये ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है ये कहाँ जाता है, फिर से अपने हार्ट के पास जाता है और हार्ट इसे दूसरे जिस टिश्यू को इसकी जरूरत है वहां पर भेजना शुरू कर देता है। अब उसके अलावा आपकी जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपको 3 मेजर लेयर्स देखने को मिलती है। सबसे पहली है आपकी एल्वोलाई की लेयर, जो किससे बनी होती है, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई है। उसके बाद जो आपकी कैपिलरीज है वो किससे बनी हुई है, एंडोथीलियम से बनी हुई है, और उसके बीच में एक बेसमेंट सब्सटेंस भी है। ठीक है, तो ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलके बनी हुई है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी जो डिफ्यूजन लेयर है वो 3 लेयर से मिलके बनी हुई है, वहाँ पर किसकी क्या क्या लेयर प्रेजेंट है। एल्वोलाई के पास जो लेयर है उसका नाम है स्क्वैमस एपिथेलियम। हमारी जो कैपिलरीज है उसकी जो लेयर है वो किससे बनी हुई है, एंडोथीलियम से बनी हुई है, ब्लड कैपिलरी की बात हो रही है। ठीक है, और एक बेसमेंट सब्सटेंस भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एग्जाम में आपसे एक बार पूछा गया है कि जो 3 लेयर्स है, आपसे पूछा गया था कि जो कैपिलरी है वो कौन से टिश्यू से बनी हुई है, तो एंडोथीलियम से बनी हुई है। अब आपकी बॉडी के अंदर है ना गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो CO2 को और O2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ब्लड है ना सिर्फ ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी नहीं रखता है, CO2 के लिए भी बहुत हाई एफिनिटी रखता है। तो अगर आप अपनी बॉडी में देखोगे, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है वो 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो 97% O2 है वो किसकी मदद से ट्रांसपोर्ट होता है, RBC की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, बचा हुआ जो 3% है वो प्लाज्मा के डिसॉल्व स्टेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, CO2 में क्या होता है, 20 to 25% जो है वो RBC ट्रांसपोर्ट करती है और 70% किस फॉर्म में रहता है, बायोकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। आपकी बॉडी के अंदर बायोकार्बोनेट्स बने होते हैं, उनके फॉर्म में आपका CO2 एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा होता है। 7% जो है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रैवल करता है। आपसे एग्जाम में है ना इनका पूछ लिया जाता है कि 97% O2 को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो RBC ट्रांसपोर्ट करती है। बचा हुआ 3% कौन ट्रांसपोर्ट करता है, प्लाज्मा करता है। ठीक है, CO2 कौन कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो जो 20 से 25% है उसे तो हमारी RBC करेगी, 70% बायकार्बोनेट की फॉर्म में होगा और जो अराउंड 7% है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रैवल होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है। तो आपको पता है आपका जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है। अब वो रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसके पास एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, अब जो हीमोग्लोबिन है यहाँ पर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है ये, और ये आपके रेड ब्लड सेल्स को ये रेड कलर प्रोवाइड करता है। अब हमारा जो ऑक्सीजन है वो हाई एफिनिटी रखता है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की, और ये है ना रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि O2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा और दोबारा से वापस से किस में टर्न हो सकता है, ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग निकल जाएगा। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ये रिएक्शन।
क्या क्या फैक्टर्स है वो, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है आपकी बॉडी के अंदर, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बॉडी के अंदर टेम्परेचर क्या है, और O2 का पार्शियल प्रेशर क्या है। इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हमारी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो रिएक्शन है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, ये चारों फैक्टर आपको मालूम होना चाहिए कि CO2 का पार्शियल प्रेशर हमें देखना है, O2 का पार्शियल प्रेशर हमें देखना है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें देखनी है और टेम्परेचर हमें देखना है। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करेगा या फिर उससे डिसोसिएट कर जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। और इसकी जो शेप है वो क्या है, सिग्मोइड शेप है। कभी कभी आपसे एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की शेप क्या होती है, तो ये एस शेप्ड का ग्राफ है, इसको हम सिग्मोइड बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो सिग्मोइड कर्व आपको दिख रहा है, जब आप क्या प्लॉट कर रहे हो, अपनी हीमोग्लोबिन की परसेंटेज को प्लॉट कर रहे हो O2 की अगेंस्ट। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। अब जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो, यानी कि आपका ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाए, उसके लिए हमें कैसी कैसी सिचुएशन चाहिए। आपका जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो हाई रहना चाहिए, आपका जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो लो होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस होनी चाहिए, और टेम्परेचर जो है वो भी लेस होना चाहिए, लो होना चाहिए। अगर ये 4 सिचुएशन एकदम फेवरेबल है, यानी कि O2 का लेवल हाई है, CO2 का लेवल कम है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, टेम्परेचर लो है, तो आपका ऑक्सीजन किससे जाके बाइंड कर जाएगा, हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड कर जाएगा। इसका डिसोसिएशन कब होगा, यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में डिसोसिएट कर जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्या, जब इसके अपोजिट सिचुएशन होगी, यानी कि आपका पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो घट गया है, CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है, और टेम्परेचर जो है वो भी हाई हो गया है। अगर ये 4 सिचुएशन अपोजिट हो गई है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो है डिसोसिएशन हो जाता है। तो आपसे है ना ये कंडीशन पूछी जाती है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर बन रहा है हमारा, ठीक है, मैंने बताया ना ये रिवर्सिबल रिएक्शन थी, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कंबाइन कर रहे हैं तो कैसी सिचुएशन रहेगी, और अगर ये एक दूसरे से डिसोसिएट कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो क्या सिचुएशन रहेगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है उस टाइम क्या सिचुएशन बन रही होती है, और जब ये एसोसिएट करते हैं तो क्या सिचुएशन बन रही होती है। ठीक है, और इस कर्व की शेप क्या है, सिग्मोइड शेप है। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपस में मिल पाते हैं जब O2 का प्रेशर हाई होता है, CO2 का प्रेशर कम होता है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, और हमारा टेम्परेचर जो है वो लो होता है। अब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर CO2 का ट्रांसपोर्ट हमें पढ़ना है। तो जैसे हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे ही हमारा CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच कर सकता है अराउंड 20 to 25%। अभी मैंने बताया ना 97% ऑक्सीजन जो हमारा आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है, अराउंड 20 to 25% हमारी CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करती है, हमारी आरबीसी करती है। और इसको हम जैसे उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बुला रहे थे, इसको हम क्या बुलाते हैं, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बुलाते हैं। ठीक है, अब ये जो बाइंडिंग है ये किससे रिलेटेड है, आपका CO2 का प्रेशर हाई होना चाहिए, ठीक है, और O2 का प्रेशर कम होना चाहिए। ठीक है, CO2 का प्रेशर हाई रहेगा, PO2 का लेवल जो है वो कम रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जुड़ेगी, और इससे अपोजिट रिएक्शन अगर हो रही होगी, PCO2 का लेवल जो है वो कम है, O2 का लेवल जो है हाई होगा, तो CO2 का डिसोसिएशन हो रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा है ना हमारी आरबीसी के अंदर एक रिएक्शन और चल रही होती है जिसको हम हल्डाने इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आपका CO2 जब H2O से कंबाइन करता है तो वो एक कार्बोनिक एसिड बनाता है जिसको हम H2CO3 बोलते हैं, और इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, और ये बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन, तो ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, हल्डाने इफेक्ट बोलते हैं। अब क्या होता है, आपका CO2 का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई है टिश्यू पे, क्योंकि आपको पता है टिश्यू के पास ऑक्सीजन आई थी, उसने उसका इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, उसके अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। अब आपका CO2 क्या है, ब्लड के अंदर डिफ्यूज करने लग जाएगा और क्या बना देता है, HCO3 और H+ आयंस बनाने लग जाता है। अब क्या होता है, एल्वेली की साइड पे क्या है, वहाँ पर क्या है, CO2 का लेवल जो है वो कम होता है, और यहाँ पर ये रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन में चल रही होगी, और क्या बना देगी, CO2 एंड H2O बना देगी। ठीक है, अब CO2 जो है वो टिश्यू लेवल पे बायोकार्बोनेट की तरह ट्रैप हो जाता है, और एल्वेलाई तक जब पहुंचता है तो किस फॉर्म में रिलीज हो जाता है, CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। उसके अलावा ये जो हमारा पूरा प्रोसेस था आपके
नाक के अंदर एयर एंटर की, उसके बाद वो आपके लंग्स में पहुंची और एल्वेलाई ने है ना जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड उसके पास आया उसको फिल्टर कर करके क्या किया, O2 रिच ब्लड पहुंचाना शुरू कर दिया। अब ये जो पूरा का पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इसको हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ सेंटर रेगुलेट करते हैं। तो हमारे मेड्यूलर रीजन के अंदर एक सेंटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं, जो इस रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप अपने ब्रेन के पॉन्स रीजन को देखोगे तो वहाँ पर एक न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है जो क्या करता है, हमारी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मेंटेन करता रहता है। कभी ऐसा तो नहीं होता कि ना आपको अपने लंग्स को बोलना पड़ता है, आपको अपने नाक को बोलना पड़ता है कि सांस लो। ठीक है, नॉर्मली ये प्रोसेस चलता रहता है। जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, जब मैं क्लास शूट कर रही हूँ, तो मेरा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। क्योंकि अगर आपको पता है, अगर आपका नाक बंद हो जाता है या आप सही से सांस नहीं ले पाओगे तो आप थोड़ी सी देर में ही कोलैप्स कर जाओगे, क्योंकि आपके जो टिश्यूज है, ऑर्गन है, उन तक क्या नहीं पहुंच पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। और ऑक्सीजन अगर आपके ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता है तो बहुत ही जल्दी आपका ऑर्गन फेलियर होने लग जाता है। आपके सारे के सारे ऑर्गन जो है वो काम करना बंद करने लग जाते हैं। तो ऑक्सीजन के बिना हमारी बॉडी फंक्शन ही नहीं कर पाती। और ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी तक पहुंच पाए, उसमें बहुत बड़ा रोल कौन प्ले करते हैं, हमारा ब्लड करता है। और ब्लड के पास कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन रहे, इसमें उसकी मदद कौन करता है, एल्वेलाई करती है। ठीक है, जो हमारे लंग्स के पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेटेडली बहुत सारा काम करना पड़ता है ताकि हमारी पूरी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाए। उसके बाद हमारे लंग से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स भी हमें पढ़ने होते हैं। उनमें से एक होता है अस्थमा। तो अस्थमा का मतलब होता है, अगर आपको ब्रीदिंग इशू फील होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती रहती है, आपको वीजिंग फील होती है, वो किसकी वजह से होती है, आपकी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, उनके अंदर जलन हो रही है, उनके अंदर दिक्कत हो रही है, इसलिए आपको क्या हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। आपने देखा होगा जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो अस्थमा के पेशेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा डिसऑर्डर होता है जिसको हम एपिसीमा बोलते हैं। तो ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, आपकी जो एल्वेलाई की वॉल्स है वो डैमेज हो जाती है और रेस्पायर करने के लिए जो सरफेस एरिया है वो घट जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आती है जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। सिगरेट स्मोकिंग करने की वजह से क्या होता है, उनकी एल्वेलाई जो है वो डैमेज होती जा रही है, डैमेज होती जा रही है। अब डैमेज होती जा रही है तो रेस्पायर करने का जो सरफेस एरिया है वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो उनको क्या दिक्कत होगी, सांस लेने में उनको दिक्कत होने लग जाती है। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। तो बहुत सारे लोग हैं ना ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है। यानी कि अगर आप है ना सीमेंट बनाने की फैक्ट्री में काम करते हो, आप खदानों में काम करते हो, कोयले की खदानों के अंदर काम करते हो, तो वहाँ पर है ना आपको प्रॉपर फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो जो लो एक्सपोजर आपका रहता है उसकी वजह से क्या होता है, आपके लंग्स के अंदर है ना बहुत ज़्यादा फाइबर्स एंटर कर जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, फिब्रोसिस बोलते हैं। यानी कि ऐसे लोगों का लंग्स जब आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा फाइबर्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इनका जो लंग्स है वो बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज होता है। अब ये जो बीमारी है कोई नेचुरल बीमारी नहीं थी, आप एक ऐसी जगह पे काम करते हो, ऐसी सिचुएशन में काम करते हो जहाँ पर इतना ज़्यादा फ्रेश एयर प्रेजेंट नहीं है, बहुत ही हजार्डियस सिचुएशन में आप काम कर रहे हो। तो ऐसे इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके लंग्स बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, इसलिए उनको हमेशा प्रोटेक्टिव मास्क पहनकर काम करना चाहिए। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।